नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स और हम बात करेंगे देश की बात में। आज सबको पता है कि कल राहुल गांधी ने किस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेने की कोशिश की थी। आज माना जा रहा है कि 3:30 बजे प्रधानमंत्री संसद में इस बात की जो है वो जवाब दे सकते हैं। वो अपना आज बात तो रखने ही वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या उसमें वो राहुल गांधी की बातों का जवाब भी देंगे, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर ईश्वर नमस्कार। चंद्र, राजनीतिक विशेषज्ञ सभी हैं सर। सभी नेशन स्पीक्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद सर। सर, कल आपने राहुल गांधी की स्पीच सुनी होगी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से वो संसद में बोल रहे थे, लग रहा था एक नया अवतार है, बिल्कुल फ्रंट फुट पे वो खेल रहे थे। सबसे पहले तो उसके विषय में जानना चाहेंगे, एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ आप क्या कहते हैं उसको? देखिए, इस देश में आजकल अगर के आप किसी को राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, क्योंकि राजनीति को राजनेताओं ने इतना बुरा बना दिया है कि विशेषज्ञ उससे भी बुरा हो जाता है। कारण क्या है कि अगर आप देखेंगे तो अगर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का टीचर कहता है पढ़ाई करो। अगर आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं तो कहता है मिठाई खाओ। एक राजनेता ही ऐसे लोग हैं जो संसद में बैठ के भी कहते हैं इस मुद्दे पे राजनीति ना करो। आज बिल्कुल। तक ऐसी विरोधाभासी से आपको कहीं नहीं मिले होगी। बाकी रही दूसरी बात, जो मान हमारा लोकतंत्र है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। धीरे धीरे मैच्योर होने का मतलब ये है कि अब लोग जो है आम जनता, नेता नहीं अभी समझे हैं, लेकिन आम जनता ये समझने लग गई है कि हमें कहाँ पे ले जाने की कोशिश नेता कर रहे हैं। वो हमारा भला करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं या केवल सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ आभास मुझे राहुल गांधी जी की पद यात्रा में और उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिया उसमें दिखाई दिया। लेकिन जनता किसी भी विशेषज्ञ से ज्यादा जानती है और मुझे लगता है कि उसमें जो उन्होंने एग्रेसिवनेस दिखाई, जो अटैक किए, वो अभिभाषण की बजाय जो ज्वलंत मुद्दे थे और जिनका राष्ट्र के ऊपर कोई बहुत भयंकर असर होने वाला नहीं है, उनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार में भी ज्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अजीत डोभाल जी को या फिर अडानी सबू जो कि संसद के सदस्य भी नहीं है और बाहर के हैं, उनके मुद्दे को लेके कहाँ हम सरकार को नीचा दिखा सकते हैं तो उन्होंने या उनसे सवाल पूछ सकते हैं उसके ऊपर बात करी। लेकिन वो बात तथ्यों परक होते हुए भी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी जो उन्होंने कही। उससे बहुत महत्वपूर्ण बातें वो कर सकते थे जो वो मिस कर गए। जी, तो आपको नहीं लगता कि पिछले इतने सालों से बीजेपी और वो पीएम को अडानी को लेके घेरते आए हैं और कल तो उन्होंने संसद में पूरी तरह से घेरने की कोशिश की और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने डिफेंड करने की कोशिश भी की, उसमें स्मृति ईरानी और निशिकांत दुबे से लेके सब शामिल थे। तो आपको क्या देखिए लगता है, ये इस मुद्दे पर जवाब बीजेपी को दे ही देना चाहिए एक बार, जो सारे क्वेश्चन राहुल गांधी ने कल पूछे हैं? देखिए, संसद चर्चा के लिए ही है और चर्चा में एक व्यक्ति ही बोले और दूसरा उसका जवाब ना दे या दूसरा बोले पहला उसके ऊपर प्रतिक्रिया ना करे, ये संभव जी। नहीं है। तो जी। जो भी वहां पे सांसद बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या कुछ एनडीए के हैं, कोई यूपीए के हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, उन सब का अपना अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए। जो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उनका सबका एक अभिप्राय ये होना चाहिए कि हमारे देश के लिए लाभकारी क्या है। अब मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। जी। जब हम लोग इतने बड़े विपक्ष में हैं तो क्या एक हिंडनबर्ग जो है, अगर आपको पता था 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से कि अडानी ग्रुप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है, तो आपको एक छोटी सी फर्म हिंडनबर्ग का सहारा लेकर उसके ऊपर इस संसद के ऊपर चर्चा करनी पड़ी, वो क्यों? तो इसका मतलब ये है कि या तो आप राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं है या जो लूप होल हैं कभी ना कभी आपने भी उनका फायदा उठाया होगा, इसलिए आप उनको नहीं करना चाहते थे। अब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट ओपन कर दी कि अडानी ने ये इरेगुलरिटीज की हैं, तो आपने मौके का फायदा उठाते हुए उसका क्रेडिट खुद लेने के कारण इसके ऊपर चर्चा कर दी और ये कहा कि ये सारा का सारा दोष जो वर्तमान सरकार है उसका है।
ये नहीं किया कि हमारे सिस्टम का है। हमारे पर आपको सिस्टम नहीं में लगता आप ये ईश्वर चंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पर अगर इस तरह से उंगली, आज से पहले भी बहुत सारी ऐसे जब जेपीसी बनी है विपक्ष के कहने पे, बीजेपी विपक्ष में रही है उनके कहने पे भी जेपीसी बनी है, तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे मुद्दे का अंत जेपीसी बना के कर देना चाहिए, अपनी जांच हो जाए? क्या बात है? ऐसा है कि अगर आपने बिना मुद्दे के मुद्दा बनाना है तो जेपीसी भी मुद्दा बनेगी। उसमें सदस्य कौन है, उसमें आपने जेपीसी की जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। ऐसी स्टेटमेंट देने से आपको कोई रोक सकता है क्या? आपने अगर किसी की मंशा के ऊपर शंका ही करना है तो वो चाहे लोकपाल ले आए, चाहे आप उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ले आए, या उसके बाद आप कोई सीबीआई की इंक्वायरी कर लें, वो सारी की सारी क्वेश्चन पे हैं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के किए हुए डिसीजन के ऊपर भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा ऑथेंटिक मारने की कोशिश की गई। तो तो जिस ऐसे देखिए, जिस हम उस समय में बात कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अपनी बात जो है वो रखने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आज विषय पर बोलेंगे, राहुल गांधी की बातों का जवाब देंगे आज? देखिए, मैं विशेषज्ञ राजनीति के तौर पे भी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बनाया है, और ज्योतिषी तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं प्रधानमंत्री की उसको जानता हूँ, जो हमने स्टडी किया है कि जो उनका टेम्परामेंट है या जिस तरह से वो काम करते हैं, जब तक उनके पास कोई सॉलिड बात नहीं होती वो किसी चीज का जवाब नहीं देते। और पार्लियामेंट में जब भी वो बोलेंगे तो तथ्यपरक बोलेंगे। उसके जी। बाद अक्सर मैंने देखा है कि विपक्ष के पास मुद्दा खत्म हो जाता है। उसके बाद वो मुद्दा जैसे राफेल का था या कोई और मुद्दे थे, जो मुद्दे बार बार उठे, क्योंकि मुद्दे तो होते हैं लेकिन उनको उठाने के वक्त विपक्ष इतनी होमवर्क नहीं करता जितने हमारे प्रधानमंत्री या आजकल का सत्ता पक्ष कर रहा है। वो उनके पक्ष में जाए व विपक्ष में जाए अलग बात है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि अपरोक्ष रूप में डायरेक्ट उसको लिंक ना करते हुए ऐसे जवाब देंगे प्रधानमंत्री जो सबको लगेगा कि शायद तथ्यपरक भी है और उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। और देश को ये हक है कि वो अपने प्रधानमंत्री की बात को ऑथेंटिक मानते हुए उसके ऊपर ही चर्चा करे। ये आपको लगता है कल प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने कुछ मुख्य तौर पर जो सवाल पूछे थे, वो मोटे मोटे तौर पर, आप अडानी से कितनी बार उनके साथ बाहर गए हैं, उसके बाद अडानी उस कंट्री में कब कब गए हैं, बीजेपी ने कितना पैसा जो है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे लिया है, और बहुत सारी इस तरह की चीजें थी। अडानी 609 नंबर से फिर दो दो नंबर पे कैसे पहुंच गए अमीरों की लिस्ट में। हो सकता है इनको इनको भी आपको लगता है इनडायरेक्टली वो जवाब देंगे, या पॉइंट दर पॉइंट जवाब दे ही देंगे आज पीएम? ऐसा है कि पॉइंट बाय पॉइंट नहीं देंगे। जो मैं जी। समझता हूँ वो हुँ, इशारों इशारों में समझा देंगे कि अगर हुँ, कोई किसी जगह पे मुकाम पे पहुंचा है तो उसके हुँ, पीछे की जो उसकी मेहनत है या वो उसके जो बाकी उस काम करने की पद्धति है उसकी बजाय हर बात के ऊपर आप यही सोचें कि इसने राजनीतिक संरक्षण ही प्राप्त किया होगा, ये बहुत गलत अभिप्राय है। इसका हुँ, मतलब तो ये है कि हम खुद ही ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष होता है वो सर्वशक्तिमान है, वही कर सकता है, बाकी फिर विपक्ष की जरूरत क्या है? अगर हुँ, आप विपक्ष में बैठ के उस काम को रोक नहीं सकते तो विपक्ष को खत्म ही कर दो। हुँ। विपक्षी दलों का काम ये है कि अगर आपको कोई गलत काम हो रहा है तो उसको आप रोकने की कोशिश करें, ना कि उसके बाद आप एक तरह से जैसे कहते हैं ना विलाप करने का काम करें कि ये हो गया, वो हो गया, ये दोषी है, वो दोषी है। और आपके देखिए समय में भी ऐसी बातें हुई नहीं है क्या? देखिए, मैं और वही कहने आपके लगा था। मैं वही कहने लगा था कि आपने राजनीति को बड़ी करीबी से देखा है, और जब यूपीए की सरकार थी, तो मुझे याद है कि बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी और मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा जाता था उस समय, और खूब कहा जाता था, मीडिया में खूब छपता था। आज जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो खड़गे साहब हैं, उन्होंने सदन में आज कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप सभी चीजें देख के चुप क्यों हैं? आप मौनी बाबा बन के क्यों बैठी हैं? ये मौनी बाबा वर्सेस मौनी बाबा की लड़ाई हो गई, और इलेक्शन से ठीक पहले कहानी वहीं आकर खड़ी हो गई है। खड़गे साहब के बयान पर क्या कहिएगा आप? देखिए, खड़गे साहब ने मौनी बाबा जो कहा कि वो मौनी हो गए हैं, आप कहीं कभी कभी मौन बहुत अच्छा होता है। ये बात मनमोहन सिंह जी ने भी की थी, और ये मैं मनमोहन सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ कि बहुत बातों का जवाब अगर आप देते हैं और उसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है, उससे अच्छा मौन रहना है कि आपने ये बात कही ही नहीं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जरूरी नहीं है वो कहा जाए, वो आपके क्रियाकलाप, आपके जो उसके इफेक्ट हैं वो बता देते हैं कि इसके पीछे क्या है। हर बात को बोलकर काउंटर करना जरूरी नहीं होता।
अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते ही रहें और वो सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, चाहे आप बोलें या ना बोलें, उसका इफेक्ट दिखता है। इसी पर तरह से होता है कि हर बात को बोलना जरूरी नहीं है। ईश्वर चंद्र जी, आज आप ये देखिए कि 2023 में 9 स्टेट्स के इलेक्शन हैं, ये सेमीफाइनल है एक तरह से अगले साल से पहले, और 2024 में मतलब ठीक अगले साल इन्हीं दिनों में हम हो सकता है चुनाव पे चर्चा कर रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े चुनाव से पहले अगर इस वक्त प्रधानमंत्री चुप रहेंगे या फिर कोई वक्तव्य नहीं आएगा, अब ये तो 3:30 बजे देखना होगा, हो सकता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी दें, पर आपको लगता है कि चुनावों के मद्देनजर लोगों में गलत मैसेज ना जाए, तो आज स्पष्टता हो जाएगी? देखिए, जिसने स्पष्ट नहीं होना है उसने कभी भी नहीं होना है, चाहे आप जितने मर्जी वक्तव्य दे दीजिए। और जो लोग स्पष्ट हैं उनको सब चीज पता है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य जो है एक रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने क्या कहा, और वो रिकॉर्ड में रहना चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि इन सब मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य जरूर दें, लेकिन जी। वक्तव्य से ज्यादा जरूरी ये है कि जो आज बाजार में चर्चा है कि उन्होंने अडानी को ये मदद की है या कुछ ग्रुप को वो अपना दोस्त समझते हैं, तो ऐसा जो संभावनाएं हैं उसके लिए वो कर भी रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए, ताकि लोगों को ये दिखे कि ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है। अगर जी। सच्चाई है तो उसको रोकना चाहिए। अगर आपने किसी को अनड्यू फायदा किया है, हालांकि प्रधानमंत्री की प्रवृत्ति में ये नहीं है, वो तो अपने घर के किसी सदस्य को भी अपने वहां तक नहीं पहुंचने देते, मित्रता तो उससे दूर की बात है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके बाद क्या अचीव करना है जिसके लिए वो इतना कुछ करेंगे। तो इसलिए जो लोग अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं उनके ऊपर तो हम सोच सकते हैं कि वो गड़बड़ करेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनको उससे ऊपर इच्छा क्या हो सकती है। और देखिए, दूसरी कल बात राहुल गांधी उनके, ने, जी जी जी, आप कंप्लीट नहीं, कीजिए। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि उसके बाद जितने भी विपक्षी दल हैं, शायद जिसे कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, जब अपने हाथ में सत्ता नहीं आई या हम उसको अचीव नहीं कर सके, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके, तो किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर, चाहे वो ठीक है या गलत है, मैं ये नहीं कहता कि अडानी का मुद्दा गलत है या राफेल का मुद्दा गलत था या महंगाई गलत है या बेरोजगारी गलत है, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन रहे हैं, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है। जहां जहां दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो क्या वो उसी तरह के साथ वहां के विपक्ष से विमर्श करते हैं या उनकी बातों को उतना महत्व देते हैं? जब हम उनको नहीं देते तो नेचुरली जो सीधी सी बात यह है कि हमने परंपरा ऐसी बना ली है, उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, अकाली दल हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो एक इसमें बात बताइए हम ये कि मान के चलेंगे। रा, एक बात बताइए कि राजनीति के हाशिए पर बैठी है कांग्रेस इस वक्त, अगर हिमाचल में जीत की संजीवनी उनको मिली है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत सारी स्टेट्स में नहीं है, केंद्र में चुनाव है, बहुत सारे सर्वेज आए जो एनडीए को ही आगे बताते हैं, तो आपको लगता है कि ये एनडीए के लिए एक धक्का और यूपीए के लिए एक संजीवनी तो नहीं साबित हो जाएगी कहीं ये अडानी का मुद्दा? देखिए, अडानी के मुद्दे को अगर तो वो सच्चाई के ऊपर बेस करके चलेंगे। देखिए, अडानी कोई इस देश का दुश्मन नहीं है। अगर बाहर की कंपनियां यहाँ आकर मुनाफा कमा सकती है, तो यहाँ के किसी एंटरप्रेनर को या उद्योगपति को भी काम करने का उतना ही मौका है। क्या उसका ये एक क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि अब भाग्य नहीं है कि वो देश में पैदा हुआ है। अगर यही नेस्ले होती या कोई और बड़ी कंपनी होती जो बाहर से आके हिंदुस्तान में पैसा कमाती, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए था। कारपोरेट का विरोध किस बात पे है? मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या वो रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। अगर लूट रहे हैं तो जरूर विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन पर्टिकुलरली इस बात से कि वो कभी कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं इसलिए इनको टारगेट करना जरूरी है, बाकियों को हम छोड़ सकते हैं, बाकियों ने सबके सब दूध के धुले हैं, मैं नहीं समझता ऐसा है। क्योंकि जितना भी हमारा राजनीतिक सिस्टम है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक कंप्लीट टीम बनती है, और अपनी ही टीम एक दूसरे के खिलाफ जाएगी, इसका मतलब यह है कि हम देश के खिलाफ जा रहे हैं। अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का की भूमिका में रहें, अगर हम सत्ता पक्ष में हैं तो विपक्ष को अपने उसमें दें। मैंने एक बार एक सलाह दी थी कि जब हम अपना मैनिफेस्टो इशू करते हैं तो उसमें हमेशा ये बताते हैं कि हम लोग जीतेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में ये भी होना चाहिए कि अगर हम हारेंगे तो हम क्या करेंगे। विपक्ष एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम विपक्ष में होंगे, हम क्या करेंगे ये तो कुछ बताया ही नहीं।
उसका मतलब ये है कि विपक्ष का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष को जहां मर्जी हो उसका विरोध ही करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे देश के हक में है चाहे नहीं है। इन सब बातों के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो चलिए, लोकतंत्र से लोगों को विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। नहीं आपने बहुत अच्छी एक विषय रखा है कि मैनिफेस्टो में अक्सर हम ये तो लिख देते हैं हम क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि अगर हार गए, आपने हमें नहीं पसंद किया तो क्या करेंगे। हम बहुत जल्द एक शो शुरू करने जा रहे हैं मुद्दा, उसमें हम जरूर इस पे पूरी गहन चर्चा करेंगे। आपने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं मानता हूं कि अब ज्योतिषी नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति को करीब से देखा है। कोई ऐसे मुख्य बिंदु आपको लगता है जो प्रधानमंत्री जिसके विषय में आज बोलेंगे, ऐसे मुख्य बिंदु जिसको आप टच करना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो देश को आगे ले जाने वाले मुद्दे हैं, उनके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। और ये जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, इनको रेफरेंस देते हुए बाईपास करेंगे और यही मैच्योरिटी होगी। अगर वो ये करते हैं तो मुझे ये लगेगा कि उन्होंने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आज जो उस पिच पे खेलेंगे तो जरूर, जो कल राहुल गांधी ने तैयार की थी, लेकिन जैसी उनकी एक नेचर है कि वो पॉजिटिवली बात करते हैं, वो ग्रोथ की बात करते हैं, वो जीडीपी की बात करते हैं, वो फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं, वो इन चीजों की ही बात करने वाले हैं। लेकिन उसी बीच कहीं में एक छोटा मोटा एडिशन होगा जिसमें हो सकता है कि राहुल गांधी की बातों का अपरोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट वे में वो जवाब दें। बिल्कुल जवाब देंगे, जवाब इशारों में देंगे, डायरेक्ट उस तरह से नहीं बोलेंगे जैसे राहुल गांधी जी बोले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो इसका रेफरेंस देंगे ताकि जनता को ये मैसेज जाए कि उन्होंने उनकी जो बातें हैं वो नोट करी हैं और उनको वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष विपक्ष की बजाय उनके आगे देश है। देश के लिए वो जो करना चाहते हैं, अगर ये मैसेज दे पाए तो मुझे लगता है कि 2024 में शायद विपक्ष उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जबकि मैं चाहता हूं कि विपक्ष स्ट्रांग हो ताकि अडानी जैसे मुद्दे उभरने से पहले ही दब जाएं, वहां तक पहुंचे ही नहीं। इस डिबेट को खत्म करने से पहले, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल, क्या लगता है आपको कि बीजेपी के पास अब अंतिम चॉइस जो है वो यही है कि वो कांग्रेस के कहे अनुसार जेपीसी बना दे, जांच होने दे और इस मुद्दे को खत्म होने दे, या फिर बीजेपी अटल रहेगी कि जेपीसी नहीं बनाने पे? देखिए, जेपीसी एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। मैं ये चाहूंगा कि जेपीसी बन जाए। जेपीसी बनने में किसी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम बनाया गया था जिससे पारदर्शिता आती थी। और अगर वो जेपीसी बना देते हैं तो कम से कम ये मैसेज जरूर जाएगा कि आपकी पारदर्शिता के लिए जो डिमांड है हमने एक्सेप्ट की है। उसका रिजल्ट जब आएगा सबको पता लग ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और शाम को हम कोशिश करेंगे कि जब प्रधानमंत्री अपनी बात अगर आज रखते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है 3:30 बजे रख सकते हैं, तो हम आप कोशिश करेंगे आपको चर्चा में जोड़ें। साथ में बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे भी होंगे, हो सकता है आम आदमी पार्टी के भी हो, तब कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। ईश्वर चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, बहुत वो बहुत धन्यवाद। मेरी फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से भी आपका भी रोहित जी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद बात सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर।